Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, friends. आज हम लेके आए बेटा क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस और उसका नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स करवाऊंगा जो आपको मैंने 9th-10th क्लासेस में आपने की हुई हैं। सो फर्स्ट टर्म इज डिफ्यूजन। अब क्या होता है डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में हम विसरण बोलते हैं। क्या होता है डिफ्यूजन? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑफ देयर ओन। जिस समय दो सब्सटेंस के पार्टिकल अपने आप से इंटरमिक्स हों, एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तब हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो यहाँ डिफ्यूजन की एक अलग डेफिनेशन और है। क्या है डिफ्यूजन? ध्यान से देखिएगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम ए region of their higher concentration to a region of their lower concentration of its own। जिस समय किसी सब्सटेंस के पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप से मूव करें, यानी कि जिस जगह उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से अपनी लेस कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ अपने आप मूव करे बिना किसी फोर्स के, बिना किसी प्रेशर के, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब आप जानते हैं बेटा, आपने अपने घरों में भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप एक अगरबत्ती ले और उस अगरबत्ती को यदि जलाते हैं तो हम जानते हैं अगरबत्ती इंसेंस स्टिक क्या है? इट प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस। ये हमें अच्छी फ्रेग्रेंस देती है। तो शुरुआत में फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पर उस अगरबत्ती को जलाया गया है। और थोड़ी देर के बाद क्या है, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे घर में फैल जाती है, लेकिन वहाँ तो उसे नहीं जलाया गया, यानी कि वहाँ उनकी कंसंट्रेशन क्या थी? लो। तो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने वाले पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से अपनी लो कंसंट्रेशन वाली जगह तक अपने आप से जब मूव करे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। क्या है हमारे पास? ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? क्या है ऑस्मोसिस? जरा ध्यान से देखिएगा। जब हमने डिफ्यूजन की बात की तो उस समय हमने बताया द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस के पार्टिकल ने मूव करना है। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन यहां रिस्ट्रिक्टेड है। ऑस्मोसिस में क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन through a semi-permeable membrane। is called osmosis। अब डिफ्यूजन में क्या था? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल ने मूव करना है, भले वो सोल्यूट हो, भले वो सोल्वेंट हो, लेकिन यहाँ कंडीशन है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे, सोल्यूट मूव नहीं करेंगे। फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जाता है वहाँ से मूव करेंगे, टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम है उस तरफ मूव करेंगे थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल वर्ड टू वर्ड से बना है, सेमी प्लस परमेबल।
सेमी का मतलब है कुछ परमेबल का मीन पास होने देना, यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से कुछ तरह के पार्टिकल को ही पास होने देती है, सभी को पास नहीं होने देती। सो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगी, सोल्यूट को पास होने नहीं देगी, यानी कि इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स हैं। तो यदि एक वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन वाली जहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें इस सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन के अंदर से होकर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसे? ऑस्मोसिस। एग्जांपल देखिएगा, सपोज वी आर हैविंग 2 वेसल्स, मान लो मेरे पास 2 वेसल्स हैं। These 2 vessels are divided into 2 compartments by using semi-permeable membrane। ठीक है, इन वन साइड ऑफ द पार्टीशन के वन साइड में एक पर्टिकुलर लेवल डिसाइड कर लिया, मार्किंग है इसके ऊपर। इन वन साइड ऑफ द वेसल वी टेक इन वन साइड ऑफ द वेसल वी टेक प्योर वाटर, जहां हमने क्या लिया है? प्योर वाटर। एंड इन अनदर साइड ऑफ पार्टीशन वी टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कुछ भी है। इन सेकेंड सेटअप लेवल सेम। इन वन साइड वी विल टेक dilute solution of any substance, and in other side we will take concentrated solution। अब हम यहां देख रहे हैं फर्स्ट वेसल में दिस इज द पार्टीशन ऑफ सेमी-फ्लूइड मेम्ब्रेन। इन वन साइड ऑफ पार्टीशन वी विल टेक प्योर वाटर एंड इन अदर साइड वी विल टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। शुरुआत में लेवल दोनों जहां सेम है, तो जब इस साइड प्योर वाटर है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल क्या है? सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है। इधर भी लेवल सेम है, बट ये कैसा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ हमने कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व कर रखा है। इसका मतलब वाटर तो है लेकिन साथ में कॉपर सल्फेट भी है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में क्या होगी? कम होगी। देन व्हाट विल हैपन? अभी आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे कहाँ से कहाँ? फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। एरोज बता रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं। इससे क्या होगा? द लेवल इन लेफ्ट साइड विल कम डाउन, लेफ्ट साइड में लेवल डाउन आ जाएगा, एंड लेवल इन राइट साइड विल राइज अप। लेफ्ट साइड में लेवल डाउन, राइट साइड में लेवल राइज। कब तक? दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until the concentration of solvent molecule will become same on both side। जिस समय तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन दोनों साइड बराबर नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा, और जैसे ही बराबर होगी उसी समय ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? अब सेकेंड एग्जांपल दें। इधर यहाँ हमारे पास क्या है? डिल्यूट सॉल्यूशन, और यहाँ क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस का डिल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है, भले हमने NaCl को वाटर में ऐड करा है, शुगर को ऐड किया है, या किसी भी सब्सटेंस को। तो डिल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ही क्या हो गया? डिल्यूट का मतलब क्या है? वाटर की एक्सेस है, यानी कि वाटर की मात्रा ज़्यादा है। सो इस सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि सॉल्वेंट लेस है। तो ऑस्मोसिस में क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने मूव करना है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव, और जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में लेवल डाउन, राइट साइड में लेवल राइज। और कब तक? जिस समय तक दोनों साइड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्लियर? बेटा अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? पहले कॉन्सेप्ट को समझे। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हमने पाई से रिप्रेजेंट किया है। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? जरा इन दोनों एग्जांपलों को दोबारा ध्यान से देखें। पहले वाले केस में वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव कर रहे हैं? प्योर वाटर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की साइड थ्रू द पोर्स ऑफ सेमी-फ्लूइड मेम्ब्रेन, और दूसरे केस में डिल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड वाली साइड मूव कर रहे हैं थ्रू द पोर्स ऑफ सेमी-फ्लूइड मेम्ब्रेन।
इससे और क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में लेवल डाउन, राइट साइड में लेवल राइज। जब ऐसा हो रहा है तो अब हम यहां क्या करते हैं, यहां एक कंसेप्ट समझिएगा। सपोज करो हम राइट साइड में जिस साइड लेवल राइज कर रहा है, या ये कहीं सॉलिड मॉलिक्यूल जिस तरफ जा रहे हैं, यदि हम उस साइड पिस्टन के द्वारा या किसी भी डिवाइस के द्वारा प्रेशर इंपोज करें, क्या करें, प्रेशर इंपोज करते हैं, यानी कि वी अप्लाई प्रेशर ऑन दैट साइड वेयर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। सॉलिड मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। यदि हम इस साइड प्रेशर मेंटेन करें, यानी कि हम प्रेशर अप्लाई करें और एक ऐसी स्टेज आए कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री होनी बंद हो जाए, मतलब क्या है, लेफ्ट साइड लेवल डाउन जाना बंद हो जाए, राइट साइड लेवल राइज करना बंद हो जाए, तो उस समय तक हमने जितना प्रेशर लगाया, यानी कि हमने सॉल्यूशन वाली साइड पे या ये कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाली साइड पे जो प्रेशर अप्लाई किया, किस लिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकने के लिए, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, द मिनिमम प्रेशर which is applied on solution side, यहां पर तो हम सॉल्यूशन वाली साइड कर रहे हैं, या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, या जिधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, किस लिए, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, किसको, द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन दैट साइड। उस साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकने के लिए जो लगा रहे हैं मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। जैसे प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर बार पास्कल, उसी तरह से पाई का यूनिट भी क्या होगा, सेम, एटमॉस्फेयर बार पास्कल। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जब हम सॉल्यूशन वाली साइड पे या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाली साइड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यहाँ से यहाँ, उनकी एंट्री बंद हो जाती है और बंद होने से क्या होगा, लेफ्ट साइड लेवल डाउन जाना बंद हो जाता है, राइट साइड लेवल राइज करना बंद हो जाता है, ठीक है। और उस प्रेशर को हमने क्या बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और हर सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं। 3 केसेस है हमारे पास, 3 केसेस। फर्स्ट केस, केस 1। अब मैंने कहा कि आपके पास हर सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स है। क्लियर। अब हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस 1। केस 1, if P applied is less than osmotic pressure। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये कंसेप्ट चल रहा है ऑस्मोसिस का, और मुझे पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स है, और सपोज करो इस गिवन सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो है 100 एटमॉस्फेयर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फर्स्ट केस ले रहा हूँ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए पाई की वैल्यू क्या है, 100 एटमॉस्फेयर। अब मैंने पिस्टन लगा के प्रेशर लगाना शुरू किया। पहला कंडीशन, इफ P अप्लाइड इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो अप्लाइड प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि 100 एटमॉस्फेयर क्या चाहिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकने के लिए। हमने अप्लाई किया 100 से कम, तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री क्या रुकेगी, नहीं रुकेगी। यदि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री नहीं रुकी, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा। osmosis process will continue। ऑस्मोसिस प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा, यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चलते रहेंगे और यहाँ पे इस प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 2, इफ P अप्लाइड इज इक्वल टू पाई। मान लो हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, यानी कि किसी सॉल्यूशन के लिए 100 एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर है, और मान लो हमने 100 ही अप्लाई कर दिया पिस्टन लगा के, तब क्या होगा,
हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन साइड, ठीक है, यानी कि मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। अब हमने उतना ही प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री रुक जाएगी। रुकने का मतलब क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस विल स्टॉप। केस 3, अब तीसरा केस कह रहे हैं इफ P अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो किसी सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर है और चांस फैक्टर है हमने वहां 100 की बजाय 120 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, 100 एटमॉस्फेयर तो एंट्री को रोकने के लिए चाहिए था, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया 20 एटमॉस्फेयर, तो वो क्या करेगा, वो यानी कि वो उस समय उसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल बिकम ए कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट का एक रीजन बन जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर, और क्या होगा, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां जा रहे थे, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उल्टा चलेंगे, यानी कि सॉल्यूशन साइड से प्योर वाटर साइड जाएंगे। यानी कि हमारे पास ऑस्मोसिस प्रोसेस तो हुआ, लेकिन कौन सी डायरेक्शन हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस का रिवर्स हो जाएगा, पहले यहां जा रहा था अब यहां जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। सो जब ये कंडीशन लगाएंगे तो उस समय में रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। कोई डाउट, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, प्रेशर अप्लाइड लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। अब हम करेंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा हम जानते हैं दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप जानते हैं 3 चीज़ें हैं। पहला क्या है उसका एक्सप्रेशन, दूसरा क्या है प्रूव दैट इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या है टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो अब हम शुरू करें इसका एक्सप्रेशन। अब है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, एक्सप्रेशन की बात। इट इज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली। मान लो मेरे पास लैब के अंदर 2 बीकर हैं, दोनों में ही मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन है, लेकिन यदि पहले बीकर को देखते हैं उस पर लिखा है 0.1 मोलर और दूसरे में लिखा है 0.2 मोलर, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, यानी कि 0.2 मोलर सॉल्यूशन जो है NaOH का उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई, डायरेक्ट कंसंट्रेशन क्या है, C। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और क्या ऑब्जर्व किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, दैट osmotic pressure of any solution is also directly proportional to temperature। एक तो कंसंट्रेशन के साथ चेक किया गया, दूसरा टेम्परेचर, तो पाई प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या है, टेम्परेचर। मान लो 2 सॉल्यूशन है, दोनों की मोलैरिटी सेम है, तो उस मोमेंट पे हमने टेम्परेचर नोट किया, दोनों ही 0.1 मोलर NaOH है। तो आपने देखा यदि मान लो पहले का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 70 डिग्री सेल्सियस, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। ये हो गया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन बाय कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो क्या आएगा, पाई प्रोपोर्शन टू C इंटू टी। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ आएगा R, तो पाई इक्वल टू R इंटू C इंटू टी, या हम इसे ये भी कह सकते हैं पाई इक्वल टू CRT। दिस इज द एक्सप्रेशन। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, कंसंट्रेशन, T क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ R क्या है, हेयर R इज, आपने बेटा +1 में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी और वहाँ आपने पढ़ा R क्या था, दैट इज आइडियल गैस कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, R का नेम चेंज है, R इज सॉल्यूशन कांस्टेंट।
वैल्यू सेम है, जो आर की वहाँ वैल्यू थी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यदि बार की बात करूं तो 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन। अब हम करेंगे प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंडली टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमारा नेक्स्ट है टू प्रूव दैट पाई इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपने बेटा इक्वेशन 3 देखी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी? पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई किसके इक्विवेलेंट था? सी आर टी। अब यहां हम देख रहे हैं सी क्या है? दिस इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन बोल दे या फिर क्या होता है? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन का यूनिट भी क्या है? मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट भी क्या है? मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगी? एन बी अपॉन वी। सी किसके बराबर है? एन बी अपॉन वी। एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वी क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक है ये डिल्यूट सोल्यूशन के लिए है, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये मान के चलेंगे, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ना के बराबर मानते हैं। तो एन बी अपॉन वी। ठीक, पुट दिस वैल्यू, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, पुट दिस वैल्यू। तो पाई इक्वल टू सी क्या देगा? एन बी अपॉन वी इंटू आर टी। और आप इस फोर्थ इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ इक्वेशन क्या ऑब्जर्व किया? ये जो पाई है इस एन बी के क्या है? डायरेक्टली, और यदि डायरेक्टली है सो पाई इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे प्रूव हो गया कि हमारे पास पाई जो है दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? हमारे पास अब थर्ड टॉपिक, टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि एम बी फाइंड आउट करना। एम बी फाइंड आउट करना। अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के बेस पर आपने क्या देखा? पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इनटू आर टी। वॉल्यूम इन लीटर कर दें यहाँ भी। ठीक है, वी नो एन बी किसके इक्विवेलेंट है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। पुट दिस वैल्यू, पाई इक्वल टू एन बी मैंने क्या लिख दिया? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर टी, और एम बी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एम बी इक्वल टू क्या आएगा? डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर। दिस इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या तो ये फार्मूला यूज होना है, टिक किया है, या ये फार्मूला। अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमारे को किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है? मेनली सारी चीज जो है यूनिट्स के ऊपर टिकी है। सो फर्स्ट इज द पाई। इस इक्वेशन में देख ले पाई। पाई जो है दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स यूनिट शुड बी एटमॉस्फेयर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? बार। क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेयर या बार। सी क्या है? कंसंट्रेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होना चाहिए? मोल पर लीटर या फिर क्या होना चाहिए? मोलर। आर जो है दिस इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, या तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल या 0.083 पर लीटर बार पर केल्विन पर मोल। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होना चाहिए? केल्विन। क्या होना चाहिए? केल्विन। इनके सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे 273 एड। इधर आ जाए, एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और याद रखिएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसका यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम पर मोल। डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम। क्या होना चाहिए? ग्राम। वॉल्यूम वी क्या है? वॉल्यूम एंड इट शुड बी इन लीटर। लीटर में होना चाहिए, ये मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब किसी में भी है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे।
अब आपके पास कई बार क्या होता है बेटा कि हमारे पास क्वेश्चन में पाई पूछा जाता है, यानी कि फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस समय आपके पास, हाँ जी स्टूडेंट्स, इन दो फार्मूलों में एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है, पहला आया है पाई इक्वल टू CRT और दूसरा था पाई इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू RT। ये दो फार्मूले मेन यूज होने हैं जो फार्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाई और R की वैल्यूज़ का रिलेशन। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है पाई, तो आपकी चॉइस है, आप एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हैं आंसर या बार में निकालना चाहते हैं। इन केस यदि आप एटमॉस्फेयर में चाहते हैं, तो R की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इन केस आप चाहते हैं कि आंसर बार में आए, तब R की वैल्यू ये यूज़ करेंगे 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। यानी कि हम क्या करेंगे, यदि ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो आंसर किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में। ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो आंसर किस में आएगा, बार में। बाई चांस हमें किसी क्वेश्चन में आ जाए कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल या किसी और में आ जाए, तब हमें याद होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर जो अपने +1 में पढ़ा था, क्या है वो, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार इक्वल टू 101.325 पास्कल इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मर्करी इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 760, या ले लेते हैं 760 टोर मर्करी। क्या आप ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकाल ले या बार में निकाल ले, और इस कन्वर्जन फैक्टर से बाद में उसे पास्कल में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। आप एटमॉस्फेयर में निकाल लीजिए स्टार्टिंग में। क्लियर? ये तो हो गया जब हमें पाई फाइंड आउट करना है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, आपके पास पाई गिवन है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, पाई की वैल्यू दे रखी है पास्कल में। तो जब पाई गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पाई को, और वो पाई गिवन है और वो पाई एटमॉस्फेयर और बार में गिवन नहीं है। यदि एटमॉस्फेयर में गिवन है पाई, तब ये वैल्यू यूज़ करेंगे R, यदि बार में है तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे। और इन केस एटमॉस्फेयर या बार में नहीं है, किसी और में है, पास्कल में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी है, तो पहले आप उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे पाई को, और फिर ये वैल्यू यूज़ करेंगे। अब बात आएगी वॉल्यूम की। क्या है वॉल्यूम की, वॉल्यूम इन लीटर भी हो सकता है और डेसीमीटर क्यूब भी, बात एक ही है। हमें वॉल्यूम का कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखना है कि क्या होता है, 1 लीटर किसके इक्विवेलेंट है, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 मिलीलीटर, और 10⁻³ मीटर क्यूब। दीज आर द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वॉल्यूम्स। हमें वॉल्यूम की ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखने हैं कि वॉल्यूम यदि इसमें या इसमें किसी में भी हो, तो हम उसे लीटर या डेसीमीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पुटअप होगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इससे रिलेटेड 3 डेफिनेशंस हैं हमारे पास। वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये तीनों को एग्जांपल से समझेगा। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन कंसंट्रेशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन, 2 सॉल्यूशन जिनमें कंसंट्रेशन सेम है, किसकी, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम ये कहें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 सॉल्यूशन है जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है या जिनकी कंसंट्रेशन सेम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ये टर्म्स हमारे पास किस में एप्लीकेबल होंगी, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए। सेकंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये टर्म्स कब होंगी, जब हम 2 सॉल्यूशन का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या ये कहेंगे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर।
जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है या ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है उसे क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो वर्ड लेस के लिए होता है, हाइपर मोर के लिए होता है। हाइपरटेंशन जैसे सुना भी होगा आपने, तो हाइपो मीन लेस। द सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस पाई, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे हम कोई ग्रेप्स की बात करके चलते हैं। आपने ग्रेप्स लिया, आप ये भी जानते हैं ग्रेप्स जो हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स और फ्रूट्स। दे आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन विल एक्ट एज द सेल्युलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ग्रेप्स के अंदर लिक्विड भरा है, जूस जो भरा है उसके अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल भी है। दिस इज ए ग्रेप। अब आपने क्या देखा, ये इसके अंदर सॉल्वेंट या सोल्यूट है। अब हमने ग्रेप को किसी सॉल्यूशन में रखा। फर्स्ट केस में इफ इट इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ग्रेप के अंदर भी सॉल्यूशन है और ये बाहर भी एक सॉल्यूशन, और मान लो ये सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या हो गया? सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कि इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है जितनी ग्रेप्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। तो जब दोनों साइड सोल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल है, इसका मतलब सॉल्वेंट कंसंट्रेशन वो भी क्या होगी? इक्वल। और ऑस्मोसिस के लिए क्या था? हाई से लो की तरफ जाना है। जब दोनों साइड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, ऑस्मोसिस यहाँ नहीं होगा। नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, नो ऑस्मोसिस। अगला केस, वही ग्रेप है, अब की बार मैंने इसे किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। अभी मैंने बताया हाइपरटोनिक मींस क्या है? द सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। तो सोल्यूट हाई है यानी कि सॉल्वेंट क्या होगी? कम। तो अब सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हाई कहाँ होगी? ग्रेप्स के अंदर। और बाहर क्या होगी? कम, यानी कि ऑस्मोसिस होगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि ग्रेप्स के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू होंगे। तो बाहर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? ग्रेप्स का साइज क्या होगा? रिड्यूस, एंड वी विल से ग्रेप्स विल श्रिंक। ग्रेप्स क्या है? वो श्रिंक कर जाएंगे इफ दे आर केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये है ग्रेप। अब की बार मैंने इफ ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो मैंने बोला बेटा हाइपोटोनिक मीन क्या हो गया? द सॉल्यूशन हैविंग लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो हम ये भी जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो ही चीजें हैं, सोल्यूट एक सॉल्वेंट। यदि सोल्यूट कंसंट्रेशन लेस है यानी कि सॉल्वेंट क्या होंगे? ज़्यादा। तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बाहर क्या है? ज़्यादा है। ग्रेप्स के अंदर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या है? कम। अब क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू कर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, ग्रेप्स के अंदर एंटर करेंगे। तब क्या होगा? जब ग्रेप्स के अंदर एंटर करेंगे देन ग्रेप्स विल स्वेल अप। ग्रेप्स क्या हैं? स्वेल अप, यानी कि ग्रेप्स फूल जाएंगे। सो दीज आर द प्रोसेसेस और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस अकरिंग इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमारी डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो ये वीडियो में टॉपिक समझाने की कोशिश की है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा समझाया गया टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन वॉल्यूम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टी बी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।